अब हमारा सेगमेंट है थ्रो बैक थर्सडे। जी। जी, तो हमारी फैशन इंडस्ट्री हो गई, एक्टिंग भी हो गई, इन सारी चीज़ों की कल्पनेशन एक खातून के अंदर पाई जाती है। बहुत सारे ब्रांड्स रिलेटेड, फैशन शोज रिलेटेड, मतलब यू नेम इट, हमारे अवार्ड शोज कराए, कैट वॉक एजेंसी है, वन एंड यानी ओनली फैशन को पाकिस्तान में मुतारिफ कराने वाली जो शख्सियत है उनमें से एक उनका नाम। बिल्कुल, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इज our guest today, the one and only Priya Altaf. Thank you. Hello. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम प्रिया, थैंक यू सो मच। आप आई, आप वीकडेज पे नहीं उठती हैं और हमारे शो के लिए आई हैं। आपको भाई पता एक पैकेज हमने तैयार किया ना पहले, वो जरा दिखाते हैं। प्रिया अल्ताफ के ऊपर जी हमने एक हाँ, पैकेज बनाया है, देखते हैं क्या कहता है वो पैकेज। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का मोतबर नाम, आइकॉनिक पर्सनालिटी, कामयाब मॉडल, एक्टर, डायरेक्टर, इवेंट प्लानर फरीहा अल्ताफ। माजी के सुपर मॉडल, फैशन डिजाइनर और अदाकारा फरीहा अल्ताफ, जिन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अपने मुनफरिद काम से एक अलहदा पहचान बनाई। फरीहा की मुतफर्रिक सलाहियतों और फैशन और फिल्म इंडस्ट्री के साथ इनकी तवील रिफाकत ने इनको सनत में एक मुनफरिद मकाम अता किया और वो हमेशा मुनफरिद और दिलकश परफॉर्मेंसेस सामने लाई। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की कोरियोग्राफर और माजी की फनकारा फरीहा अल्ताफ तवील अरसे से मशहूर स्टाइल अवार्ड्स के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने स्टाइल अवार्ड्स में 2 बड़े सेगमेंट्स कोरियोग्राफ भी किए और सितारों से सजी परफॉर्मेंसेस पेश करने में फरीहा अल्ताफ का नाम हमेशा नाकाबिले फरामोश रहा। फरीहा अल्ताफ ने आइकॉन अवार्ड समेत मुतादिद अवार्ड्स भी हासिल किए। वो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस भी बैरून मुल्क कामयाबी से चला रही हैं। फरीहा अल्ताफ खवातीन के हुकूक और उनको एम्पावर करने में भी अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं। इवेंट मैनेजमेंट भी है, एक्टिंग भी है और मॉडलिंग भी है। It's such a reminder of what Women an empowerment. icon you I haven't are. seen, मैंने इतने दिनों से ही नहीं देखी तस्वीरें। It's very nice. Thank you. You're welcome. हाँ. This is a small tribute that we wanted to give you. So because Priya, it's a Throwback Thursday, and that's where we're going to start with fashion industry. आपके ज़माने में तो unbelievable थी. We're missing those faces, you know, Tanya Shafi, Iraj, all of them, Aniza, all of them were your time. So we miss that. उस वक्त के फैशन इंडस्ट्री में और आज की फैशन इंडस्ट्री में क्या फ़र्क देखती है? So basically जैसे मैं अभी तुम्हें बता रही थी शो से पहले, माहीन आई हुई थी। She's almost 80 years old. हमारे I think पाकिस्तान की पहली फैशन डिज़ाइनर, if you call fashion designer, तो उनको फैशन डिज़ाइनर कहा जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी। पहले के काम में और आज के काम में फ़र्क ये है कि कमर्शलिज्म आ गई है। एंड कमर्शलिज्म की वजह से आई थिंक एक तो एडिटोरियल मर गया, मैगजीन्स मर गए। Yes. तो एडिटोरियल और क्यूरेशन जिसको कहते हैं कि अगर एक आर्ट गैलरी में भी एक आर्टिस्ट आता है तो हर एक को नहीं लगाया जाता, सिलेक्ट किया जाता है। हाँ, तो क्यूरेशन होती थी फैशन वीक्स की वजह से, जो कि अब मेरे ख्याल में 5 साल हो गए हैं कोई फैशन वीक्स नहीं हुए। क्यों नहीं हो रहे फिर? आई थिंक एक तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सिर्फ फैशन इंडस्ट्री में नहीं है, मुल्क में भी ये प्रॉब्लम है यूनिटी की। राइट, यू नो हम लोग यूनिफाइड नहीं है। वो लाहौर कराची की हम यही बात लाहौर कराची And within Karachi also, I विद इन कराची, लेकिन मैं वैसे भी कह रही हूँ पाकिस्तान, यू नो यूनिटी बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की और सारी चीजें सब नहीं, हम लोगों में भी यू नो अभी भी हम फर्क करते हैं, पंजाबी, सिंधी, बलोची। पाकिस्तानी होना एक बहुत बड़ी चीज़ है एंड वी हैव टू बी यूनिफाइड। तो आई थिंक इंडस्ट्री में भी, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री वैसे भी आई थिंक एक कहते हैं ना स्टेरियोटाइप है कि वो यूनिटी बहुत कम होती है, ईगोज बहुत बड़े होते हैं। सो आई थिंक वो उसकी वजह से, हालांकि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। We've always seen you accommodate I work with everyone. मैं सबके साथ काम करती हूँ और आई थिंक बिकॉज मैं डिज़ाइनर नहीं बनी, मैं हमेशा शो डायरेक्टर बनी, मैंने शोज़ किए, इवेंट्स किए, तो मैं हमेशा उनको शोकेस कर रही होती थी, उनको डायरेक्ट कर रही होती तो थी। फिर आप क्या समझते हैं कि ये जैसे उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था
और बड़ा मुश्किल था आप कोई अगर कहीं आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इवेंट तो लोगों तक पहुंचाना। अब सोशल मीडिया के आने से आप समझते हैं फैशन मासेस तक पहुंच चुका है और लोग खुद भी सीखते हैं, इंटरनेशनली जो कुछ भी हो रहा होता है देख के खुद अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ज़रूरत भी कुछ कम हो गई है, ज़्यादा हो गई? आप गलत कह रहे हैं। सो 1993 में आई थिंक मैंने पहला शो किया था एक और चैनल पे, हमारा जो नेशनल चैनल था उसे वेगी चैनल था। तो उस वक्त वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली फैशन मैसेस पे गया। उससे पहले सिर्फ इलीट लोगों के लिए था कि वो ही अफोर्ड कर सकते हैं, सवाए लॉन के। लॉन भी बनाई जाती थी, मैसेस के लिए नहीं बनाई जाती थी, लेकिन एक चीज़ थी, डिज़ाइनर लॉन नहीं थी उस वक्त, सिर्फ लॉन थी। बिल्कुल। तो आई थिंक फैशन की ज़रूरत नहीं थी, हालांकि थे रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन फैशन की इतनी ज़रूरत नहीं थी और मैसेज को पता भी नहीं था कि ये होता क्या है। राइट। सो आई रिमेंबर कि अभी भी जब मैं जाती थी कहीं कहते थे मॉडल गर्ल। मैं मॉडल गर्ल व्हाट इज अ मॉडल गर्ल? मॉडल मेरा मजाक बन गया था, मैं मॉडल गर्ल फ्रॉम मॉडल टाउन। आई मीन पता नहीं था ना लोगों को, और अच्छा भी नहीं समझा जाता था, है ना, उसको दे यूज्ड टू लुक डाउन ऑन इट। तो फिर जब फैशन इंडस्ट्री इमर्ज की 80s के अंदर, एक्चुअली जब मैं वापस आई पढ़ के, तो एक मैंने देखा एकदम से पाकिस्तान वाज इमर्जिंग इन मेनी वेज। बॉय बैंड्स लाइक यू नो जुनून एंड वाइटल साइंस, एकदम से एक इमर्जेंस हो रही थी कल्चर की। और उस वक्त हो रही थी जब ज़ियाउल हक का एरा था, जब सर पे दुपट्टा पहन के आपको बैठना। तो आई थिंक एक रिबेलियन चल रहा था यूथ के साथ, जो कि म्यूजिक और फैशन और इन चीज़ों में, I remember TJs was so big. Exactly, कल्चरली हम लोग पुश कर रहे थे चीज़ों को। सो उस वक्त जब कोई नई नई चीज़ आती है उसमें एक्साइटमेंट बहुत होती है और इंटरेस्ट बहुत होता है, लेकिन अगेन एक इंडस्ट्री बनाने के लिए, जो अभी भी मैं कहती हूँ, फैशन इज़ नॉट एन इंडस्ट्री, नॉट येट, स्टिल नॉट येट। तो हमारे पास टेक्सटाइल बहुत था, टेक्सटाइल मिल्स भी थी, लेकिन डिज़ाइनर नहीं थे। यहाँ तक कि मैंने जब काम किया तो मैं यही देखती थी कि ये हमारे डिज़ाइंस इस लेवल से ऊपर ही नहीं जाते कि टॉमी हिलफिगर और हम लीवाइस के लिए हमारी फैक्ट्रीज चीज़ें बना रही होती हैं, हालांकि हमारे पास अपने डिज़ाइनर्स बैठे हैं जो कि उसको एक और लेवल पे ले जा सकते हैं। तो आई थिंक फैशन वीक्स की बहुत ज़रूरत थी, और वो अच्छे खासे चले। कहाँ गए फैशन वीक्स एक ज़माने में? आई मीन इट यूज्ड टू बी सच अ ग्रेट इवेंट्स एंड वी वुड बिकॉज़ द आईबॉल्स स्टॉप्ड। अब अभी अगर आप देखो, सो व्हाट इज एंटरटेनमेंट में, कल्चर में आपको सबसे बड़ी चीज़ जो ऑडियंस मिलती है, वेदर इट्स ऑन अ चैनल और सोशल मीडिया, व्हाट इज इट? इट्स ड्रामास। बिल्कुल ऐसे ही। Am I right? बट आपको लगता है कि ब्लॉगर्स, because a lot of our bloggers are not really, you know, they haven't studied how to do this. तो उनकी वजह से भी, because it's only criticism. There's no editorial. Editorial बहुत important चीज़ है। So हमारे जो magazines हैं वो अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, लेकिन वो कोई भी आप 10,000, 5,000, 15,000, 25,000 दे के कुछ भी प्रिंट करवा सकता है। तो जब सोशल मीडिया पे आपके जो लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम तो बहुत कम है, 18,000 है, 44 मिलियन सॉरी इज ऑन फेसबुक। तो वो क्या देखते हैं, वो जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल ओपिनियन मेकर्स ज़ाहिर है वो तो बन गए इन्फ्लुएंसर्स। आई डोंट वांट टू से गराज आंटी, ओके, रनिंग अ बिजनेस इज नॉट फैशन। पर ये आपकी जर्नी की थोड़ी सी बात करते हैं। आपने एक्टिंग भी की जी, और वो मुझे याद आ रहे थे वो ग्लिम्स, मैंने भी ज़ाहिर उनके तो कैसा वो कैसा रहा? मॉडलिंग, एक्टिंग भी की और फिर इवेंट प्लानिंग और सारी चीजें। आई नो, आई थिंक हुआ ये था कि जब मैं वापस आई थी, मैं थिएटर बहुत करती थी, कॉलेज में भी और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा भी था मैंने, लंदन में जाके 6 months आई स्टडीड थिएटर। सो आई वांटेड टू डू थिएटर, नॉट टेलीविजन, बट आई वांटेड टू डू कि भाई हसीना मोइन का प्ले करना है। रोजी फिर आ गया मेरे पास। यू नो, आई वाज वेरी लकी कि माशाल्लाह से you know, I had Saira Kazmi and Moin Akhtar, and that was an amazing. It was a beautiful play. Lateef Kabadia. Yeah. अच्छा, tell me, moving fast forward and bringing it to now. आप ना सिर्फ पाकिस्तान में इवेंट्स कर रही हैं, बट इंटरनेशनली आप इतने इवेंट्स कर रही हैं, एंड थ्रू यू हम पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं. How has that experience been? It's easier.
मैं अच्छा। सबको हमेशा कहती हूँ कि लोग पूछते हैं मुझसे, मैं कहती हूँ बाहर के मुल्क में काम करना बहुत आसान है, ज़्यादा बिकॉज professional ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, इजी है। अगर यहाँ पे मुझे अपने सेट वाले को 10 मरतबा फ़ोन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो वहाँ आपने Organized काम दे दिया, डिज़ाइन दे दिया, सब कुछ तैयार होता है, टाइम पे तैयार होता है। टाइम पे हो जाए। सो इट्स, और मैं तो बहुत अरसे से 35 कंट्रीज आई वर्कड इन। वाओ, सबसे ज्यादा मजा किस में आता है काम करने में? यू वांट टू कीप गोइंग बैक टू दैट कंट्री? आई डोंट नो, बट आई कैन से ये मैं कह सकती, आई मीन देखिए बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक मुल्क भी हैं। हाँ। इजिप्ट है फॉर एग्जांपल, जॉर्डन, आई वर्कड इन दीज कंट्रीज, एंड न्यूयॉर्क एंड Right. जापान। Japan, oh my God, आई yes. मीन दोज आर सम इवेंट्स जो मैंने गवर्नमेंट के लिए भी किए हैं। Right. बहुत सारी एम्बेसीज के लिए किए हैं। लेकिन आई थिंक मुझे जो मेरा सबसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था वो अभी भी रॉयल एल्बर्ट हॉल। ऑब्वियसली जब आपको एक वेन्यू रॉयल एल्बर्ट हॉल क्या जैसा बात है, मिल जाता है, एंड बिकॉज वो पाकिस्तान के लिए था और उसमें 80 आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के, फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम फ्यूजन टू स्ट्रिंग्स टू जुनून टू Yeah. आबदा परवीन। तो आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान के लिए था, एक पाकिस्तान के पैट्रियट लिए। पाकिस्तानी जज्बा, आपके अंदर नजर जज्बा। आया। तो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती क्या है? विमेन एम्पावरमेंट की आप बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तालीम एजुकेशन की बात करती हैं, पीएम से मुलाकात आपकी हुई है, तो इस पर ज़रा सी कुछ बात हो जाए। तो देखिए, आई थिंक हर लड़की पाकिस्तान में जब बड़ी हो रही होती है उसको ये एहसास हो जाता है कि मेरे और मेरे भाई में फ़र्क है। एब्सोल्युटली। फ़र्क नज़र आ जाता है आपको कि भाई 12 बजे घर आ रहा है तो आपका कर्फ्यू 9 बजे का है, तो आपके अंदर वो फीलिंग होती है कि अनफेयरनेस है यहाँ पे कुछ सही नहीं है। वो संडे के दिन अपने शॉर्ट्स में निकल जाएगा और वो घूम रहा होगा बाजार के अंदर, लेकिन आप नहीं कर सकते। आपको ये और आपको इजाज़त नहीं मिलती पढ़ाई की भी। मुझे तो अपनी पढ़ाई, जब मैंने कहा था अपने फादर को कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे 2 बेटे हैं, तो तुम कहाँ से मैं लाऊंगा पैसे? मैंने कहा मैंने शादी वादी नहीं करनी, मुझे जाना है पढ़ने। तो उन्होंने कहा आपको यू हैव टू गेट अ स्कॉलरशिप टू गो, सो आई हैड टू गेट अ स्कॉलरशिप टू गेट व्हाट आई वांटेड। लेकिन ये चीज़ आपको एहसास होता है ना। और फिर मुझे मास्टर्स डिग्री के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी ने सेलेक्ट किया और मुझे कुछ स्कॉलरशिप मिली, मगर पूरी नहीं मिली। मगर उस वक्त मेरा भाई जा रहा था पढ़ने, राइट। तो उसको प्रेफरेंस दी गई ओवर मी। रिबेलियन वो जो, तो हाँ। एक रिबेलियन नहीं, एक अनफेयरनेस है कि भाई मैं तो हमेशा कहूँगी अपनी लड़कियों को पढ़ाओ खुदा के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। उनको उनका ये नहीं सोचो कि शादी होगी, उनको पहले कुछ बना दो, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं। ओके, टेल मी, प्राइम मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई, नॉट जस्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, यू स्पोक अबाउट सो मेनी इश्यूज। किन उमूर पे तबादला ख्याल किया? आई थिंक सरवत भी मेरे साथ थी। तो आई थिंक मेरे लिए ना, एक तो आई स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स बिल्कुल ही उस हद तक, जब ऑब्वियसली आई एम अ वेरी पेट्रियोटिक पर्सन। ये हमने भी देखा है, प्रोटेस्ट आई लव पाकिस्तान, आई वांट टू बी हियर, कुछ भी हो जाए। मैंने तो जब से देखा है पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है। लेकिन ये है कि आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं सारा वक्त? हम कंप्लेन ही करते रहते हैं, कुछ करते ही नहीं है। तो हर इंसान एक सिविलियन लेवल पे काम कर सकता है। अगर मेरी एक आवाज़ है और मेरी छोटी मोटी फॉलोइंग है, या मैं इवेंट्स करती हूँ या PR करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मैं उसमें अपने मुल्क को एम्पावर कर सकती हूँ, अपनी औरतों को, उन बच्चों को, मर्दों को भी। सिर्फ ये औरतों की बात नहीं है, मर्दों को भी एम्पावर करें ना। मैंने अपने बच्चों को जिस तरह रेस किया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और अगर आप आके ये बातें नहीं करेंगे या कुछ करेंगे नहीं, तो अगर मुझे गवर्नमेंट बुलाएगी और मुझसे पूछेगी कि आप जैसे चंद अच्छे सेलिब्रिटीज भी हों, क्योंकि उनकी आवाज़ें ज़्यादा हैं। सरवत हैज़ अ वॉइस, एंड ऑब्वियसली देवर आयमा बेग थी हमारे साथ, एंड आयशा उमर, ऑल वेरी एम्पावर्ड वुमेन, एंड देन एम्पावर्ड मैन आल्सो। अली रहमान आवाज़ों को दबाया नहीं जा रहा? हाँ, किसको? आवाज़ों को कभी किसी को दबा ही नहीं सकते। जितना दबाओगे उतना ज्यादा। मैं कहती हूँ जो चीज़ बैन होती है वो और फेमस हो जाती है, और फेमस हो जाती है। सो आई थिंक जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले, अगर आप एपॉलिटिकल रहें और अच्छे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन पे बात करें। स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचती हैं आप? स्टूडेंट्स जो आज की आवाज़ है, उनका क्या हाल है? आपने I think 67% of your nation is under 28 years of age. Yes. क्या समझ रही है? So I think we need, उनके लिए opportunities होनी चाहिए बस। उनकी एजुकेशन के लिए opportunities, उनकी इतना प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। आपको पता है 60% औरतें हैं जो ग्रेजुएट करती हैं, काम नहीं करती शादी के बाद। Yes.
क्योंकि मर्द उनके रोकते हैं। उनको पढ़ाया इसीलिए जाता कि उनके मैरिज प्रोस्पेक्ट्स बेहतर हों, कि बीए पास है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है, लेकिन शादी के बाद घर बैठ जाती हैं। अगर 60% ऑफ एजुकेटेड वुमेन इन दिस कंट्री आर नॉट गोइंग टू वर्क, आपका मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? एब्सोल्युटली, So we have to empower, and I think मर्दों पे बड़ा बोझ पड़ता है। मर्दों पे तो है ही, हम तो मैं तो ये कहता हूँ इनसे मानती नहीं है। वो सारा दिन काम करें, क्यों भाई? दोनों काम करें, दोनों काम करें। दोनों काम करें। You've always come up with brilliant ideas. अभी आपका एक नया आइडिया है फैशन म्यूजियम का, which is for Pakistan it's a very unusual idea. उसके बारे में बताएं। बड़ा मुश्किल काम है। वो कहते हैं ना, कभी कभी छलांग मारता है पानी में, फिर स्विमिंग सीखता है। तो मैंने छलांग मार दी, एंड देन आई वेंट एंड स्टार्टेड डूइंग द रिसर्च। और जब मैंने रिसर्च की, शर्मीन उबैद से बात की, शी इज सिटीजन आर्काइव फाउंडेशन, तो उनको 15 साल लगे म्यूजियम बनाने में। वाह। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन कि एकदम से मैं उठूंगी और कल हो जाएगा। क्या चाहिए आपको हमारी तरफ से गवर्नमेंट लेवल पे? गवर्नमेंट पहले तो जगह चाहिए, जगह चाहिए, जगह चाहिए और थोड़ी फ्रीडम चाहिए। फैशन को थोड़ी फ्रीडम चाहिए होती है, वो creativity है। हाँ, Creativity क्रिएटिविटी है। मेरे पास जगह है बाय द वे, बट मैंने अभी कंफर्म इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि वो एक बहुत पब्लिक स्पेस है और हमारी सोच जो है वो थोड़ी सी यू नो कम है, तो हम उसको जब तक पर ये बहुत safe से अभी space। इश्यूज जिन पे बात कर सकते करनी हैं आपसे हम, थी, और मजीद भी आपको कभी हम कोशिश करेंगे अगर फिर से आ हमारे सके। फिर से आ सके तो जरूर हम बुलाएंगे।